सवाल यह है कि 8 पुलिस वालों को मारने वाला गैंगस्टर कहां गायब है? क्या वो यूपी में ही है या फिर वो राज्य से बाहर निकल भागा है? पुलिस की 40 से ज्यादा टीम विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे दबोच लिया जाएगा। अड़तालीस घंटे बाद भी विकास दुबे फरार। 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कहां गायब हुआ गैंगस्टर विकास दुबे? 8 पुलिस वालों को कत्ल कर फरार हुए विकास दुबे की खोज में यूपी पुलिस बेचैन है। हर थाने में उसकी तस्वीर पहुंच चुकी है। मुखबिर गैंगस्टर की सुराग तलाश रहे हैं। यूपी पुलिस की 40 से ज्यादा टीम और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ भी दिन रात विकास दुबे को खोज रही है। वो बच नहीं सकता। उसका गुनाह इतना बड़ा है कि अब कानून से उसका बचना मुश्किल है। कानपुर नगर की 40 थानों की फोर्स टीमें बना करके इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी इस मामले में एक सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 गुर्गे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि उसका एक साथी जिंदा दबोचा गया है। पुलिस को शक है कि वारदात में 70 से 80 लोग शामिल थे। 21 अपराधियों को अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इसमें से 2 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है और उनसे वो हथियार बरामद कर लिए गए हैं जिससे इन्होंने फायर करके हमारे पुलिसकर्मियों को मारा था। एक अपराधी आज सुबह ही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि गैंगस्टर विकास दुबे कहां फरार हो गया? पुलिस उसके हर रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान वाले और उन तमाम संभावित ठिकानों पर दबिश डाल रही है जहां उसके छुपे होने की जरा सी भी गुंजाइश हो, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। ऐसे में उसके यूपी से बाहर भागने की संभावना सबसे ज्यादा है। पुलिस को शक है कि वो वारदात के बाद नेपाल की तरफ भाग सकता है। कानपुर से नेपाल बॉर्डर की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। वहीं कानपुर से मध्य प्रदेश बॉर्डर की दूरी 130 से 140 किलोमीटर है। ऐसे में वारदात के बाद हड़बड़ी में यूपी से निकलने के लिए एमपी का भी रुख कर सकता है। अगर विकास दुबे ने बिहार की तरफ निकलने की कोशिश की है तो कानपुर से बिहार बॉर्डर की दूरी 400 किलोमीटर की है। इस पूरे इलाके में जगह जगह विकास दुबे की तस्वीरें चस्पा कर दी गई हैं। पुलिस तमाम थ्योरी पर गहन पड़ताल कर रही है। किस डायरेक्शन में ये गया है, कहां पर इसकी वर्तमान में लोकेशन पुलिस को मिल रही है, इस तरह की चीज़ें मीडिया या पब्लिक के साथ ऑपरेशन के दौरान साझा नहीं की जा सकती हैं। जैसे ही इसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद आपको इसके पूरे मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि विकास दुबे सरेंडर करने की भी कोशिश कर सकता है, लिहाजा अदालतों में भी उस पर नजर रखी जा रही है ताकि सरेंडर करने से पहले ही उसे पकड़ा जा सके। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जाल इस तरह बिछाया गया है कि बहुत देर तक विकास दुबे का बचना मुश्किल है। हर हाल में उसके खौफनाक गुनाह का हिसाब होगा, सजा मिलकर रहेगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। 40 से ज्यादा पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। तकरीबन 70 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस गैंगस्टर के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। ये पकड़ में कब आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, मुंबई की मॉनसून की बात करेंगे, जहां पर आफत लेकर आया है ये मॉनसून। मूसलाधार बारिश और हाईटाइड का डबल अटैक शहर के जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। खार सबवे बंद करना पड़ा। सायन जैसे तमाम लो लाइन इलाकों में कई फुट तक पानी भरा हुआ है। शनिवार से शुरू हुआ भारी बारिश का दौर रुक रुक कर अब भी जारी है। ये तस्वीरें हिंद माता इलाके की है, जहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पानी में डूब गई। रास्तों में कई फुट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, उसका असर आप मानकर चल सकते हैं। और चेंबूर हो या कुर्ला हो, ऐसे कई लो लाइंग एरियाज है इस वक्त मुंबई में जहां पर पानी भर रहा है, उसे फिर से ड्रेन आउट किया जा रहा है और फिर भारी बरसात के कारण ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि दोपहर बाद यहां से पानी उतरना शुरू हो गया और लोगों को राहत मिली।
मुंबई के लो लाइन इलाकों में अब भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारी जल जमाव के बाद खार सबवे को बंद करना पड़ा। छुट्टी का दिन होने के चलते ट्रैफिक की मुसीबत तो नहीं आई, लेकिन अगर सोमवार को भी यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका तो मुश्किल आ सकती है। खार सबवे, अंधेरी सबवे, इन सब इलाकों में पानी भर गया है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि थोड़ी सी पानी में ही ये बरसात में ही ये पानी भर जाता है। इस वक्त आप देख लीजिए खार सबवे का ये हाल है। पूरी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और वहां आप दूर दूर देखेंगे तो बच्चे तैरना सीख रहे हैं, इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। मुंबई में आसमानी आफत का अंदाजा सुबह 8:30 बजे तक हुई झमाझम बारिश से लगा सकते हैं। ठाणे में 377 मिलीमीटर बारिश, मुंब्रा में 291 मिलीमीटर, डोंबिवली में 265 मिलीमीटर, कांदिवली में 235 मिलीमीटर, कल्याण में 192 मिलीमीटर, कुर्ला में 160 मिलीमीटर और कोलाबा में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई वालों के लिए राहत की खबर ये है कि दादर, बायकुला, धारावी और माटुंगा में फिलहाल जल जमाव नहीं है। कुर्ला, पवई, जुहू और देवनार इलाकों से भी पानी का उतरना शुरू हो गया है, लेकिन सायन जैसे इलाकों में अब भी जल जमाव बना हुआ है। अगर वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की माने तो एक रेड अलर्ट इशू किया गया है मुंबई शहर के लिए, थाने के लिए, पालघर के लिए, कि अगले 24 से 48 घंटों में हैवी रेनफॉल इन एरियाज में होने की संभावना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और बृहड़ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी सिटीजन्स को ये आग्रह किया है कि घरों के अंदर रहें, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि भूलिएगा मत, कोविड का सिचुएशन अभी भी शहर में लगातार बना हुआ है। मुंबई में समंदर भी रौद्र रूप दिखा रहा है। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव की हैं, जहां दोपहर में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें सिहरन पैदा कर रही थी। बेन स्टैंड के किनारे भी ऊंची लहरें डरा रही थी। मुंबई पुलिस ने पहले ही लोगों को इस खतरे से अलर्ट कर दिया था। वर्ली सी बीच पर भी समंदर की ऊंची लहरों ने रौद्र रूप दिखाया, लिहाजा पुलिस को आगाह करना पड़ा कि लोग किनारों पर हरगिज न आए। 3 दिनों की भारी बारिश के बाद मुंबई की पवई झील अब ओवरफ्लो हो रही है। इंडस्ट्रियल इलाकों को इस झील से पानी सप्लाई होता है। भारी बारिश और हाई टाइड ने मछुआरों के सामने भी संकट पैदा कर दिया है, जो कोरोना के चलते पहले से परेशान है। मुंबई के लिए मानसून की आफत तो अभी शुरू हुई है, सोमवार से मुसीबत और बढ़ सकती है। मुस्तफा शेख और विद्या के साथ तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश से देश के कई इलाकों में मुसीबत बढ़ी है। राजकोट में आज डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें पुल के ऊपर बहती नदी की तेज धारा 2 लोगों को अपने साथ बहा ले गई। असम में भी उफनती नदियां तबाही मचा रही हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से आफत आ गई है। मानसूनी आफत की डरा देने वाली ये तस्वीरें राजकोट की हैं। यहाँ कोठारिया के रड़ुजा मंदिर के पास भारी बारिश के चलते नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। उफनती लहरों के बीच एक बोलेरो कार वहां फंस गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आसपास के लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जान बचाने के लिए बोलेरो में सवार एक शख्स कार की छत पर चढ़ गया। इसके बाद डंपर की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन नदी की तेज धारा 2 जिंदगियों को बहा ले गई। दिल्ली में रविवार को मानसून के बादल जमकर बरसे। रात में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह तक चला। भीषण गर्मी और उमस में तप रहे दिल्ली वालों को राहत मिली, लेकिन जल भराव और पेड़ गिरने की वजह से कई जगह मुसीबत भी झेलनी पड़ी। जिस तरह से सिविक एजेंसियों ने दावा किया था कि मानसून से पहले उन्होंने सारी तैयारी कर ली है, ऐसे में दिखता नहीं है, क्योंकि जगह जगह जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की वजह से समस्या तो होगी ही। उधर असम में उफनाती नदियां तबाही मचा रही हैं। सूबे के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 37 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने 171 रिलीफ कैंप बनाए हैं, जिसमें लोगों को रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। उत्तराखंड के कई शहर भी भारी बारिश की चपेट में हैं। बागेश्वर में इसका असर दिखा। वहां कपकोट इलाके में 7 सड़कों को बंद करना पड़ा। इस वजह से 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। राजकोट से नीलेश, शीश गिया, गुवाहाटी से हेमेंद्र और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। इधर कोरोना से करा रही दिल्ली के लिए ये खबर सुकून देने वाली है। राजधानी के छतरपुर इलाके में देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। राधा स्वामी सत्संग की जमीन पर इसे तैयार किया गया है। इसमें 10,000 बेड का इंतजाम किया गया है, जबकि 250 आईसीयू तैयार किए गए हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मरीजों के देखभाल के लिए आईटीबीपी के 600 जवानों को तैनात किया गया है। 1000 बेड का अस्पताल जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आज वहां पर पहुंचे। इस अस्पताल का नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है। एयरपोर्ट के पास 1000 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है, जिसे डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर तैयार किया है। इसमें 1000 बेड का इंतजाम किया गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे, जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दिल्ली में पूरी तैयारी है, लेकिन बीते 24 घंटों का कोरोना का आंकड़ा क्या कहता है, ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़े सबसे पहले आपके सामने 24,850 कुल केस अब तक सामने आए हैं। 14,856 ठीक हुए हैं। ये एक बड़ी तादाद है। 14,856 लोग ठीक हुए हैं बीते 24 घंटों में, जबकि 613 लोगों की जान चली गई है। ये 24 घंटे का देश भर के कोरोना का अपडेट इस वक्त आपके सामने है। वहीं देश का अब तक का पूरा आंकड़ा जान लीजिए। 6,73,165 कुल केस अब तक हिंदुस्तान के, जिनमें 4,09,083 लोग ठीक हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और 19,268 लोगों की मौत हुई है। राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली 1 लाख तक पहुंचने वाली है। संक्रमितों की तादाद के मामले में 99,444 आपने देखा कुल संक्रमित। यहां पर महाराष्ट्र का आंकड़ा सबसे ज्यादा परेशानी का सबब 2 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है, जबकि 8,671 लोगों की महाराष्ट्र में जान चली गई है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र का आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया। तमिलनाडु में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित, 60,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, जबकि 1,450 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु का ये आंकड़ा है। ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर परेशानी का सबब कोरोना बना हुआ है, राजधानी दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु हो। और अब आपको आज आपकी खास मुलाकात की बात बताते हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अहम ये रही कि लद्दाख से लौटने के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति की ये पहली मुलाकात थी, जो करीब 30 मिनट तक चली। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि राष्ट्रपति कोविंद देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं और यकीनन इस मुलाकात के जरिए भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर दोनों की ये महत्वपूर्ण बातचीत। राष्ट्रपति से पीएम की खास मुलाकात और उसी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख से लौटने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो उधर लद्दाख में स्थानीय लोगों का जज्बा हाई है। लेह में वहां के मशहूर गायक फुनसुक लद्दाखी ने आज तक के साथ गलवान में शहीद हुए सैनिकों को अपनी गायकी के जरिए श्रद्धांजलि दी। लामाओं की तपोभूमि है ये, अरवीरों की ये रणभूमि ही है। भारत का सरताज है, भारत का सरताज है, यूटी लद्दाख। पाप यहाँ पे पराजय होता है, धर्म यहाँ पे विजय होता है।
वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। की सो लार गलो सत्य में विजेता है, लामाओं की भूमि है ये, अरे वीरों की रणभूमि है ये। यकीनन वीरों की रणभूमि है ले, और वहीं से गायकी के जरिए हमारे शहीदों को के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और अब बात बिहार की सियासत में चल रहे खेल की करेंगे। आरजेडी ने अपने 24वें स्थापना दिवस के मौके पर सरकार के विरोध के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव साइकिल से पटना की सड़कों पर निकले। वहीं इसका जवाब देने के लिए आरजेडी को 24 घोटाले वाले पोस्टर से दिया है, जेडीयू ने जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। साइकिल निकली है, लालू के दोनों लाल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सियासी पैडल घुमा रहे हैं। मौका आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस का था। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच आरजेडी ने आज के दिन को विरोध दिवस के तौर पर मनाया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर तेजस्वी ने सरकार को घेर लिया। जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, या फिर बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या फिर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव जो है वो कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, और ऐसे में आरजेडी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है सरकार पर हमलावर तेवर इख्तियार करने का। तेजस्वी और तेज प्रताप करीब 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर पार्टी दफ्तर पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि लगातार दूसरी बार तेजस्वी ने 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। हमने स्वीकार किया कि उन 15 साल में तेजस्वी तो था भी नहीं सरकार में, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो हमको माफ कीजिए। लेकिन पटना की सड़क पर लगे एक पोस्टर से जेडीयू और बीजेपी गदगद दिखी। इस पोस्टर में आरजेडी के 24 साल 24 घोटाले का जिक्र था। राष्ट्रीय जालसाज पार्टी, यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के दिन नामाकरण, संपत्ति उनके नेता का, और साथ ही साथ यह कहना कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार के पॉकेट की पार्टी है। राष्ट्रीयता के लिहाज से, राष्ट्र सेवा और भावना के लिहाज से आरजेडी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक होपलेस पार्टी है। बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए आरजेडी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिहार में सियासी दल पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी न कहकर समाज के सभी वर्ग की पार्टी होने का बड़ा सियासी दांव खेला है। उनकी नजर दलितों और अगड़ी जाति को भी पार्टी से जोड़ने की है। वहीं 15 साल के दौरान हुई गलती को स्वीकार कर नई शुरुआत की रणनीति के साथ उतरे हैं। देखना होगा नीतीश इसका क्या काट निकालते हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के साए में शिव भक्तों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अमरनाथ यात्रा इस महीने की 21 जुलाई से शुरू हो रही है। आज सुबह बाबा बर्फानी की पहली आरती हुई और इसी के साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रियों के इंतजाम में जुट गया है। कोरोना काल में हो रही इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए नियम भी तय किए गए हैं, जिसका पालन अनिवार्य है। हर रोज सिर्फ 500 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। 21 जुलाई से जिस अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, उसके लिए ये नियम निर्धारित किए गए हैं। इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती है। यात्रा से पहले सभी श्रद्धालुओं की आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत मिलेगी। यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद अनिवार्य होगा। इसका पालन अगर आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आपको करना ही होगा। इस बार सिर्फ बालटाल रूट से ही अमरनाथ यात्रा होगी, ये भी तय किया गया है। कोरोना के असर के मद्देनजर जिस तरह की स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, ये नियम तय किए गए हैं।